गाजा पट्टी से हमास को खदेड़ने के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को अपनी उत्तरी सीमा से दूर खदेड़ने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रहा है। हवाई हमलों और ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए इजराइल ने हिजबुल्लाह के कैंप में तबाही ला दी है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के खात्मे के बाद संगठन के दूसरे बड़े नेताओं को इजराइल एक के बाद एक मौत के घाट उतारता जा रहा है। इसी बीच आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने बीते 4 दिनों में हिजबुल्लाह के 2000 से अधिक सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है और लगभग 250 हिजबुल्लाह लड़ाकों को खत्म कर दिया है। आईडीएफ के मुताबिक मारे गए हिजबुल्लाह कमांडरों में 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर और 6 प्लाटून कमांडर शामिल थे। इसके साथ ही इजरायली रक्षा बल ने यह भी दावा किया है कि अब तक दक्षिणी लेबनान में चल रहे जमीनी अभियानों के दौरान 400 से अधिक हिजबुल्लाह ऑपरेटिवों को मार गिराया गया है। इन ऑपरेटिवों में कई क्षेत्रीय कमांडर भी शामिल हैं। आईडीएफ के अनुसार ये ऑपरेटिव हवाई हमलों और आईडीएफ सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ों में मारे गए। आईडीएफ का कहना है कि मारे गए फील्ड कमांडरों में दक्षिणी लेबनान के अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयों और गांवों के प्रभारी अधिकारी शामिल हैं। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में यानी 30 सितंबर को आईडीएफ सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान में सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर लक्षित जमीनी हमले शुरू किए। इनमें अधिकतर हमले सफल रहे और हिजबुल्लाह के लड़ाके इनमें ढेर हुए। इजरायली सेना का कहना है कि खुफिया सहायता के साथ उसने हिजबुल्लाह के 5 बटालियन कमांडरों, 10 कंपनी कमांडरों और 6 प्लाटून कमांडरों को मार गिराया है। इधर हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशंस पर एक्सपर्ट्स की राय भी जान लीजिए। इसराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन है आधा या ज्यादातर बाय एयर, मिसाइल्स, ड्रोन्स, बॉम्बिंग, राइट। अब उसके अलावा इसराइल ने प्लान है उनका, जो वो कहते हैं कि उनके बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर तक हिजबुल्लाह को निकाल के बफर जोन बना दो। और उसका रीजन ये है कि हिजबुल्लाह के पास बहुत सारे छोटी छोटी रेंज के कैट्यूशा पुराने रॉकेट्स हैं, तो वो अगर 20 किलोमीटर लेबनान के अंदर से मारते हैं तो इसराइल में 10-20 किलोमीटर आ जाते हैं। तो इसलिए इसराइल का कहना है कि 30 या 40 किलोमीटर तक अपने बॉर्डर से, इसराइल लेबनान का बॉर्डर करीब 80 या 90 किलोमीटर का है, वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर तक इन्हें पिछाड़ दें ताकि ये बफर जोन बन जाए। अब वहां पर अभी जो ग्राउंड ऑपरेशन हो रही है वो हो सकता है इतनी आसानी से ना जाए जितनी इसराइल एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि याद रखिए हमस के पास जो टनल्स थी या हैं गाजा में, वो उनको बनाना हिजबुल्लाह ने सिखाया। हिजबुल्लाह टनल्स का एक्सपर्ट था बिफोर हमस, और हिजबुल्लाह ने जो टनल्स बनाई हैं अपनी साउथ लेबनान में, वो उन्होंने बनाई नॉर्थ कोरियन इंजीनियर्स के साथ और ईरानियन इंजीनियर्स के साथ मिलकर उन्होंने मदद करी। तो हिजबुल्लाह की कितनी टनल्स हैं इस इलाके में वी डू नॉट नो, और कुछ टनल्स हिजबुल्लाह की ऐसी भी हैं जो कि इजराइल बॉर्डर से नीचे से होते हुए आकर के इजराइल के किसी गांव में खुलती हैं। इजराइल ने 2018 या 19 में 3 ऐसी टनल्स डिटेक्ट करी थी जो उन्होंने ब्लास्ट करी थी, राइट। तो अब साउथ लेबनान के अंदर जब इजरायली फोर्सेस जाएंगी तो देखना ये है कि टेरेन बहुत अलग है, ये रगेड है, पहाड़ियां हैं, झाड़ है, डेजर्ट टाइप इलाका है। बट वहां पर अगर ये टनल्स ज्यादा हैं तो हिजबुल्लाह के फाइटर्स वही टनल से एक गए घुसे दूसरे से मारा। उन टनल्स में इनके वेपन स्टोरेज है, कम्युनिकेशन सिस्टम इत्यादि है। यहां तक है कि हिजबुल्लाह ने टनल्स बनाई हुई हैं जो कि उनको साउथ लेबनान से बेरूत तक अपने हेडक्वार्टर तक जाती हैं, और साउथ लेबनान टू बेरूत करीब 70-80 किलोमीटर है। तो इतनी लंबी टनल्स हो रहे हैं, बट वो पता तब चलेगा जब ग्राउंड ऑपरेशन होगी क्या उसका आउटकम होता है। अदरवाइज यस, इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन पे तो आगे जा ही रहा है यहां पर, एज वेल एज हिजबुल्लाह की जो हेड है, कमांड कंट्रोल सेंटर्स, उसको रिपीटेडली बॉम्ब करके फ्लैटन आउट कर रहा है। ये दुनिया में दुविधा है, जिसको वो फ्रीडम फाइटर कहते हैं हम उसको टेररिस्ट कहते हैं, और जिसको हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं दूसरा उसको टेररिस्ट कहता है। तो मिडिल ईस्ट की वर्ल्ड में ये हम क्लासिक देख रहे हैं। ईरान तो कहेगा ही ना फ्रीडम फाइटर है नसरुल्लाह, और जो भी हम कर रहे हैं हम सही चीज कर रहे हैं, और वो तो दूसरा साइड है जो कि आतंकी है। इजराइल कहता है, एंड राइटफुली ऑल्सो मेनी केसेस में, कि ये आतंक कर रहे हैं, और इजराइल हम जो कर रहे हैं हम फ्रीडम और लिबर्टी के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये क्लासिक डिवाइड रहेगी, दैट इज वन। सेकेंड, ईरान का ये कहना, और ये भी समझ आता है क्योंकि ईरान और इजराइल की एक तरह से दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे का एंड देखने की तरफ चल रहे हैं। इजराइल ने ठाना हुआ है ये गाजा अटैक होता या ना भी होता हमस का 7 अक्टूबर का,
इजराइल ने उससे पहले से ही काफी से डिसाइड कर रखा है पब्लिक स्टेटमेंट्स में भी कि वो ईरान को कभी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देगा। और ये खबरें साल भर पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही हैं कि ईरान काफी निकट है फ्यूल को लेकर के, एटम बम तो नहीं बट एटॉमिक फ्यूल को लेकर के बनाने के में। तो ऐसे में एक्सपेक्ट तो यही करा जाएगा कि ये जो जंग जा रही है ये ईरान की न्यूक्लियर रिसर्च और न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो फैसिलिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की तरफ जा रही है इजराइल की तरफ से, एंड ऑल्सो ईरान के अंदर एक रेजीम चेंज सॉरी ईरान के ओके एंड सेकेंडली ईरान के अंदर रेजीम चेंज। देखिए, ईरान का अगर इजराइल न्यूक्लियर प्रोग्राम एलिमिनेट कर भी दे या डिले कर दे, ब्लास्ट कर दे, 10 साल तक डिले हो गया, पर प्रॉब्लम तो फिर भी वही रही ना। अगर ईरान की रेजीम इजराइल की जानी दुश्मन रही तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव ये है और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव भी ये है कि ईरान की रेजीम चेंज हो। उसके लिए कुछ पीसेस ऑलरेडी हैं भी, ईरान के अंदर ऑपोजिशन है इनकी सरकार को, कुछ हिजाब को लेके प्रोटेस्ट एक वो बहुत बड़ा रीजन भी था। ईरान के नॉर्थ में जो कर्डिश रीजन्स हैं वहां से रिबेलियन हो रहे हैं। ईरान के साउथ ईस्ट में जो ईरान का बलूचिस्तान है वहां इंसर्जेंसी है। तो इन सब इंसर्जेंसीज और ऑपोजिशन को बढ़ावा देना और उसके जरिए रेजीम चेंज करवाना ईरान का, ये एक उद्देश्य है इजराइल का और अमेरिका का। कि ईरान तो कहेगा ही सही था, लॉजिकल था, वही बात फिर से है, उनके हिसाब से वो फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, तो इरानियन लीडर ये कहेगा। सेकेंडली, इरानियन लीडर ने आज जो कहा खमेनी ने कि अरब देश और सब मुसलमान इकट्ठे हो जाने चाहिए, इसमें खतरा ये है अरब देश तो आएंगे नहीं। देखिए, सरकारें जो हैं, जो मोनार्कीज हैं, डिक्टेटरशिप्स हैं, सरकारें नहीं आएंगी ईरान के साथ, पर खतरा यह है इन देशों की अगर पब्लिक इमोशनल हो जाए पैलेस्टीनियन कॉज को लेकर के, या फिर ईरान जो मुस्लिम कॉज ले रहा है, कह रहा है, उसको लेकर के, अगर ये पब्लिक्स इन अरब देशों में गुस्से में आ जाए, इमोशन में आ जाए, सड़कों पे आ जाए, खतरा यह है कि तब तख्ता पलट हो सकते हैं कुछ एस्टैब्लिश्ड मोनार्की डिक्टेटर्स के, सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन, अरब एमिरेट्स। एमिरेट्स में चांस कम है क्योंकि वहां की पूरी सिचुएशन डिफरेंट है, बट मेनली ये 3-4 देश की, और ये डर ही है इन अरब कंट्रीज को कि उनकी पब्लिक्स की सेंटीमेंट ज्यादा पैलेस्टाइन की तरफ ना चली जाए, और ईरान उस को स्ट्रोक करना चाह रहा है, प्रयास कर रहा है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है जो एस्केलेट हुआ है, उस पे उसका इम्पैक्ट ट्रेड, सप्लाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ये डिस्कस हुआ है, और ये भी देखा गया है कि इसका ज्यादा वाइडर रीजनल इम्प्लीकेशन ना हो, उसका वाइडर रीजनल डायमेंशन को भी देख के बोला गया है, और बोला है कि ये सारे इश्यूज डायलॉग डिप्लोमेसी से सॉल्व करने चाहिए। इंडिया का कंसर्न वाजिब है क्योंकि इससे ऑयल प्राइसेस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बढ़ने के काफी हाई चांसेस रहते हैं। आप कैसे रीड करते हैं और इंडिया का कंसर्न को लेके, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, दो पार्ट्स हैं इंडिया के कंसर्न। कुछ तो इमीडिएट हैं, डायरेक्ट हैं। एक तो है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हमारे इंडियन डायस्पोरा के जो वर्कर्स और लेबर है वहां पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, करीब 1 करोड़ आबादी है इंडियंस की जो वहां काम करती है इस रीजन में, वहां। सेकेंड, उसके चलते रेमिटेंसेस भी तो आती हैं, तो अगर वहां से कुछ नौकरियां गई, बिजनेस ठप हुए, वापस आए, तो रेमिटेंसेस में डाउनफॉल। तीसरा, यस, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी, एंड एज वेल एज अगर ये कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान की ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज पर ही अटैक करेगा, तो दुनिया में अगर तेल की कमी हुई तो ऑयल प्राइसेस का हमें फर्क पड़ेगा इन्फ्लेशन को लेकर के। चौथा, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगे हो रहे हैं क्योंकि सुएज कैनाल बंद है, तो जो भी माल हम यूरोप या यूएस की तरफ भेजते हैं या उसे आयात करते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। ये तो हमारी कुछ इमीडिएट इम्पैक्ट्स हैं। मीडियम टर्म पे इम्पैक्ट एक और भी है कि जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जिसकी प्लानिंग हुई थी G20 के दौरान, उसकी खैर अभी प्लानिंग स्टेज है, बट उसको डिले हो जाएगा जब भी उसको होना है। एंड लास्टली आई थिंक हमारे एक और भी है, चाबार पोर्ट का कॉम्प्लिकेशन लेकर के, क्योंकि हम एक ट्रेड रूट बनाना चाह रहे हैं चाबार टू नॉर्थ साउथ कॉरिडोर,
जो हमारे को रशिया से कनेक्ट करे, रशिया सेंट्रल एशिया से, वो भी डिले होगा। इनके अलावा आई थिंक हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से एक अहम इशू है जिसे ध्यान देना चाहिए, और वो ये है कि ईरान के अंदर जो रेजीम चेंज का खेल खेला जाएगा इजराइल द्वारा और अमेरिका द्वारा, उसमें पाकिस्तान अपने लिए एक रोल क्रिएट कर लेगा। देखिए, पाकिस्तान ईरान का करीब 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। ऑलरेडी जो ईरान के बलूचिस्तान के जो इंसर्जेंसी है, कुछ इस तरफ रहते हैं जो अपने को फ्रीडम फाइटर कहते हैं। तो पाकिस्तान अमेरिका से और इजराइल से प्राइवेट डील करेगा कि ठीक है, मैं इनको ज्यादा सपोर्ट देता हूं, अंदर भेजता हूं ईरान में, और आपको भी जो भेजना हो यहां भेजो, यहां से आप अपने एजेंट्स भेजो, वेपन्स भेजो इनसाइड ईरान, मैं आपकी मदद करता हूं। पाकिस्तान इस रोल में काफी माहिर है, उसने कई बार ये रोल खेले हैं अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ। तो आई थिंक हमारी अपनी रीजनल सिक्योरिटी के हिसाब से हमें इस सिनेरियो के लिए सतर्क रहना चाहिए, और जहां हमें दिखे कि ऐसा रोल हो रहा है तो हमें उसका कुछ काउंटर करना चाहिए।